आप उनको प्रैक्टिकली देखिएगा कैसे आ रहे हैं, राइट। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, ग्रुप ऑफ फ्रेंच पीपल, ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट्स, इन्होंने मिलके एक टर्म दी, दे गेव अ टर्म कॉल्ड एज लासेस फेयर सिस्टम. लासेस फेयर सिस्टम, राइट, led to Smithsonian economics, also led to the basis for capitalistic model of economy. इसी ने जन्म दिया है कैपिटलिस्टिक मॉडल ऑफ इकोनॉमी को. कैपिटलिस्टिक मॉडल क्या कहता है? कैपिटलिस्टिक मॉडल ऑफ इकोनॉमी सेज दैट ऑल डिसीजंस, ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस, अभी पीछे हमने बात करी, वी टॉक्ड अबाउट इकोनॉमिक डिसीजंस, राइट. हमने बताया ना व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस. सो यही इकोनॉमिक डिसीजंस अब कौन लेगा? दीज इकोनॉमिक डिसीजंस विल बी टेकन बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेज इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. इसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट एंटरप्राइजेज ही डिसीजंस लेते हैं. So all major decisions in an economy are taken by private enterprises and there is no economic role of the state. There is no economic role of the state. State का यहाँ पर कोई economic role नहीं रहेगा, state बाहर रहेगा, right? And this system is based on laissez-faire system. Laissez-faire system which says, मतलब इसका अगर literal meaning देखें, this is a French word. This is a French word. If I translate it into English, its literal meaning is non-intervention of the government. Non-intervention of government. Non-intervention of government. Right? अपने आप ही बता रहा है no economic role of the state itself. Economic role कोई नहीं होगा state का. ठीक है? Laissez-faire, non-intervention of the government. So ये हमारा पहला मॉडल ऑफ इकोनॉमी. अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहें, एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं यूएस, यूके, जापान. ऑल दीज आर कैपिटलिस्टिक मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी. सेकेंड मॉडल ऑफ इकोनॉमी दैट वी हैव इज सोशलिस्टिक मॉडल. सोशलिस्टिक मॉडल. सो व्हाट इज सोशलिस्टिक मॉडल? सोशलिस्टिक मॉडल इज व्हेन डिसीजंस आर टेकन बाय द स्टेट इटसेल्फ. जब डिसीजंस लिए जाएं स्टेट के द्वारा, राइट, व्हेन डिसीजंस आर टेकन बाय द स्टेट इटसेल्फ. मतलब ये बिल्कुल ऑपोजिट है. यहां पर स्टेट का रोल नहीं था, यहां पर स्टेट का ही रोल होगा. सो ऑल मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ऑल दीज मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस विल बी टेकन बाय द स्टेट इटसेल्फ. स्टेट ही डिसाइड करेगा, सरकार ही डिसाइड करेगी इन सारे सब्जेक्ट, इन सारे क्वेश्चंस पर. एंड विद व्हाट अथॉरिटी इज द गवर्नमेंट डिसाइडिंग ऑन ऑल दिस? सरकार किस हैसियत से डिसीजंस ले रही है? भाई सरकार के पास सारी रिसोर्सेज हैं. सिंपल सा आंसर ये है. So state has an absolute power over all the resources here. State has an absolute power over all the resources here. And this model is based on non-market economy model. इस मॉडल में, इस मॉडल को जो हम बेसिस इसका लेते हैं, इसका बेसिस है हमारा नॉन मार्केट इकोनॉमी मॉडल. नॉन मार्केट इकोनॉमी का मतलब समझते हैं आप? नॉन मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या है? नॉन मार्केट इकोनॉमी मॉडल सिंपली मीन्स कि यहाँ पर जो मार्केट में जो एंटिटीज़ हैं उनके पास इतना फ्रीडम नहीं रहेगा, उनके पास इतना फ्रीडम नहीं रहेगा, राइट. सो when you have curtailed their freedom, when you have taken away their freedom, which means all major things, all major decisions are being taken by the state itself. मार्केट एंटिटीज़ के रोल को बिल्कुल आपने मिनिमाइज कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है. ज़्यादातर रोल किसका है? स्टेट का है. सो आपको यहाँ पर प्रोडक्शन में ज़्यादातर स्टेट की एंटिटीज़ नजर आएंगी. यू विल हैव स्टेट रन कंपनी, स्टेट रन कॉरपोरेशंस. मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स में उन्हीं का ही डोमिनेशन रहेगा. कुछ एक आध सेक्टर में प्राइवेट कंपनी को अलाउ कर दिया, छोटी मोटी कंपनी, किसी को भी बड़े लेवल पे नहीं जाने देंगे, राइट. सो दिस इज कॉल्ड सोशलिस्टिक मॉडल ऑफ इकोनॉमी, राइट. इसका अगर एग्जांपल लेना चाहें ना तो चाइना इज एन एग्जांपल ऑफ दिस, राइट. उससे बेहतर एग्जांपल मैं कहूँगा आज की डेट में वियतनाम है. इवन इंडियन इकोनॉमी बिफोर 1991, भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी 1991 से पहले, वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन सोशलिस्टिक मॉडल ऑफ इकोनॉमी. ठीक है. थर्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी दैट वी हैव इज योर मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल. तीसरा मॉडल जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल. सो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीचर्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एज वेल एज सोशलिज्म. मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल में आपको दोनों ही चीजें मिलेंगी. ठीक है. इसके भी फीचर्स और इसके भी फीचर्स. मतलब ये क्या है? दिस इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स.
जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमने रियलाइज़ किया कि यार कैपिटलिज्म में भी कुछ अच्छा एस्पेक्ट है। ये क्या करता है, प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, क्वालिटी एनहांसमेंट कराता है प्रोडक्शन में, क्वांटिटी एनहांसमेंट कराता है प्रोडक्शन में, राइट। सरकार का इंटरवेंशन कम से कम, मतलब जहां सरकार देख रही है कि कंपटीशन ही अपने आप को रेगुलेट करेगा, कंपटीशन ही फोर्स करेगा कि बेस्ट निकल के आए, तो वह इंटरवीन ही मत करो, राइट। और अगर लगे कि भाई कंपटीशन के नाम पे क्या हो रहा है, मोनोपोली क्रिएट हो रही है, कंपटीशन के नाम पे जो है हम देख पा रहे हैं कि कंपटीशन को सरमाइज मतलब उसे जो है मिनिमाइज किया जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर फर्म मार्केट में डोमिनेट कर रही है, खुद ही अपने रूल्स और रेगुलेशन बना रही है और ना ब्रीच कर रही है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में सरकार का इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होगा ना, ऐसे में सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, सरकार को जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए। तो ये क्या है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। यू ब्रिंग इन द फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्टिक, यू ब्रिंग इन द फीचर्स ऑफ socialistic, and you have mixed economy, which India has today. So mixed economy model has features of both capitalism as well as socialism, where state will protect private property. मतलब यहाँ पर private property का फंडा होगा। अगर मैं चाहूँ, जैसे मैं रह रहा हूँ, तो state protection देगा, किसके अगेंस्ट देगा, against outside entities, against other entities. But if state requires the land, मान लीजिए state को requirement है, state कहती है हमें यहाँ मेट्रो प्रोजेक्ट बनाने हैं, हम यहाँ मेट्रो स्टेशन बनाएंगे, हमें जो है आपको एक घर वेकेट करना होगा, है ना, तो हम मना नहीं कर सकते, वी कांट रिफ्यूज द स्टेट। आप याद रखिए, स्टेट विल प्रोटेक्ट, लेकिन वो प्रोटेक्शन जो है ना वो बाकी एंटिटीज के अगेंस्ट है, इट इज नॉट अगेंस्ट द स्टेट इटसेल्फ। क्योंकि स्टेट क्या है, स्टेट डेवलपमेंट के नाम पे हमसे क्लेम कर सकता है। स्टेट कह सकता है मेट्रो प्रोजेक्ट बनाऊंगा भाई, तुम्हें रहना है कोई बात नहीं, आई विल गिव यू लैंड समवेयर, आई विल गिव यू मनी टू बिल्ड द हाउस, आप वहाँ जाके बना लो, ठीक है, अब वहाँ जाके रह लो, बट ये तो देना पड़ेगा क्योंकि डेवलपमेंट, यहाँ पर मेट्रो प्रोजेक्ट बनना है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनना है, या फिर यहाँ पर कोई फैक्ट्री प्लांट बनना है, राइट। सो स्टेट विल प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड विल ऑल्सो अलाउ अ लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। अब ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट क्या कह रहा है, स्टेट कह रहा है कि नहीं सारे सेक्टर्स में मेरा ही कब्जा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है सारे सेक्टर्स में मैं ही प्रोडक्शन करूँगा, मैं ही जो है सब कुछ प्रोड्यूस करूँ, नहीं, आई विल अलाउ प्राइवेट एंटिटीज टू वॉक इन टू कम इन टू प्रोड्यूस, बट नाउ स्टेट, क्योंकि स्टेट गिवथ एंड टेकथ फ्रॉम दी अदर ना, एक हाथ से देता है दूसरे से ले लेता है, राइट। तो क्या दे रहा है, फ्रीडम दे रहा है कि भैया ये ले लो, दिस इज इकोनॉमिक फ्रीडम, यू हैव द पावर टू ओपन अ फैक्ट्री, गो फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर गुड। लेकिन ले क्या लेगा, स्टेट कहेगा किसी, नाउ आई विल इंटरवीन इनटू द इकोनॉमी, आई विल टेक टैक्सेस फ्रॉम यू, मैं आपसे जो है टैक्सेस लूंगा, आई विल टेक टैक्सेस फ्रॉम यू। हमने कहा क्यों सर, प्रोडक्शन तो हमने किया, फैक्ट्री हमने लगाई, लोगों को काम पे हम लेके आए, रॉ मटेरियल हमने खरीदा, प्रोडक्शन सारा हमने किया, आप क्यों लेंगे टैक्स। सिंपल सा आंसर है, राइट। क्या कहा भाई, ये जो फ्रीडम है कि आपने फैक्ट्री सेटअप करी, आपने ये सब कुछ किया, ये फ्रीडम, ये चॉइस किसने दी आपको, ये स्टेट नहीं तो दी। सो व्हेन स्टेट इज गिविंग यू दैट फ्रीडम टू इन्वेस्ट मनी, राइट, to put up that factory, then state will also take some bit of profit from you in the name of taxes. Profit में से लेता है ना, taxes profit पर impose करते हैं, so state will take something from you in the form of taxes, so that now state can achieve its social aim and objectives. तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट will simply influence the economic activities in order to achieve its social aim and objectives. Simple. So these are three models of economy. आप क्या कर सकते हैं, आपने इसका एक सिंपल सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, टेक अ सिंपल स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, यू कैन कीप दिस हैंडी, इसको थोड़ा सा हैंडी रखिएगा, ताकि जब भी आपको कभी डिफिकल्टी हो ना, आप देखें चाइना क्लेम कर रहा है अपने आप को सोशलिस्टिक, लेकिन है तो कम्युनिस्टिक। सिंपल चाइना की अगर हम बात करें, व्हाट काइंड ऑफ मॉडल डज चाइना फॉलो, सो व्हाट चाइना डज इज, इट इज मेजरली स्टेट रन एंटरप्राइजेज, और स्टेट रन एंटरप्राइजेज में भी कैपिटलिज्म जो है वो इंजेक्ट करता है। सो कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहा है, कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहा है, बट कैपिटलिज्म को सोशलिस्टिक के मॉडल में मतलब बाइंड कर दिया, मतलब ये स्टेट रन एंटरप्राइजेज ही हैं, स्टेट रन एंटरप्राइजेज ही हैं। अगर कोई प्राइवेट कंपनी बढ़ भी जाएगी आगे तो क्या करेगा, इंटरवीन करके उसको वहीं दबा देगा, क्या एक काम करो तुम थोड़ा स्टेक हमें दे दो, यू गिव अस सम ऑफ द स्टेक सो दैट वी कंट्रोल इट, वी विल स्टार्ट कंट्रोलिंग इट। कंट्रोल करना शुरू कर दिया, क्या हुआ, सोशलिस्टिक मॉडल ले आया, राइट। सो इस तरह का मॉडल फॉलो करता है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ भी दिखाई दे ऐसा कुछ, राइट, सो यू कैन ऑलवेज कम बैक टू दिस स्क्रीनशॉट एंड यू कैन रिकॉल व्हाट हैज बीन टॉट टू यू।
ओके, लेट्स कम टू नाउ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अब आप क्या है, सिंपल ये डेफिनेशंस लिख सकते हैं, यू कैन मेक नोट्स ऑफ दिस एज आई टेल यू, राइट। सो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक मॉडल दैट वी हैव, एंड इट सिंपली एडवोकेट्स फॉर मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। न्यूनतम जो इंटरवेंशन हो सकता है सरकार का, मिनिमम, राइट, वो होना चाहिए। So it advocates for minimum government intervention in economic activity, and in a capitalism system all individuals, they have the right to own property. Government does not coordinate production decisions of the citizens. So in a capitalism system all the individuals, right, all जो private individuals हैं, they have the right to own property. Government does not coordinate the production decisions of the citizens itself. In capitalistic system there is no restriction of entry and exit of the firms from the market, ठीक है। सो एंट्री एग्जिट पर भी कोई रेगुलेशन नहीं है, जब आना है तब आओ, प्रोडक्शन करो, जब जाना है चले जाओ, राइट। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स इन अ कैपिटलिस्टिक सिस्टम। एंड रिमेंबर, कंपटीशन इज द फंडामेंटल फीचर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कंपटीशन यहाँ पर रूल करता है, कंपटीशन ही यहाँ पर इंकरेज करता है। कंपटीशन इंकरेज करेगा कि आप बेहतर से बेहतर बनाए, मार्केट में डोमिनेशन क्रिएट करें, ठीक है। एंड प्योर कैपिटलिज्म, लेट मी टेल यू दिस, प्योर कैपिटलिज्म डज नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड नाउअडेज। प्योर कैपिटलिज्म नाम की कोई चीज़ है नहीं, ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है जहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, राइट। सो प्योर कैपिटलिज्म इज नॉट सीन नाउअडेज। The economies of USA, UK, France, Australia, Japan, right, all these are capitalistic countries, but they have moved a bit towards a bit of, you can say, socialistic ideals where government may intervene if the need be, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब देख सकते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का ये इनफाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज, राइट, इनफाइनाइट नेचुरल सिंक्स, लेबर इनपुट्स ओनली, कंज्यूमर्स ओनली। गोल क्या है, मैक्सिमम ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स। आउटपुट मिक्स क्या है, टू मेक द गुड्स अफोर्डेबल, टू मेक देम डिजायरेबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम, लेट्स कम टू सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सो व्हाट इज अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी? So in socialistic economy, all the productive resources are owned and controlled by the government in the overall interest of the society. जितनी भी resources हैं हमारे पास इकोनॉमी में, वो सभी गवर्नमेंट ओन करेगा, राइट। एंड देयर विल बी अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी टेकिंग द डिसीजन। अब देखो भारत की थोड़ी थोड़ी आपको झलक यहाँ पे दिख रही होगी, राइट। इंडिया बिफोर 1991, सो गवर्नमेंट विल कंट्रोल all the resources in the overall interest of the people in the society, and there will be central planning authority, planning commission, right. Government takes all economic decisions regarding production, consumption, investment, keeping in mind the present and future needs. And countries like Russia, China, North Korea, many Eastern European countries, they are said to be socialistic countries today, है ना। काफ़ी सारे देश हमें देखने को मिलते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल पर। सो अ मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइंस द बेस्ट फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स विल कोएग्जिस्ट इन मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको दोनों ही दिखेगा, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का अच्छा कॉम्बिनेशन दिखता है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी विल कंबाइन द फीचर्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। Public and private sectors will coexist in mixed economies, and the government will prepare long-term plans and will decide the roles which are to be played by both private and public sectors in the development of the economy. यहाँ पर क्या है ना, this is a very good mix. यहाँ पर इकोनॉमी अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि कितना कैपिटलिज्म डालें, कितना जो है उसमें सोशलिज्म डालें, है ना। जैसे इंडिया ने डिसाइड किया है कि भाई जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, ऑल दीज क्रिटिकल सेक्टर्स दैट वी हैव, पावर हो गया, राइट, कोल हो गया, इन सारे सेक्टर्स में हमारे पास स्टेट रन कंपनी होनी ही चाहिए, राइट। डोमिनेशन उसी का देखने को मिलता है, बट क्योंकि प्रोडक्शन भी बढ़ाना है धीरे धीरे, तो क्या कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज को भी इंकरेज कर रहे हैं, राइट। सो मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइंस द बेस्ट फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स विल कोएग्जिस्ट. Government will prepare long-term plans and will decide the roles which are to be played by private and public sectors in the development of the economy. And our economy, Indian economy, especially after 1991, is considered to be a mixed economy as it has very well-defined areas of functioning for both public as well as private entities. सरकार क्या करती है, इकोनॉमिक प्लानिंग पे फोकस करती है, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूशन में प्राइवेट का रोल क्लियरली डिफाइंड रहता है कि प्राइवेट हमें क्या करेगा, ग्रोथ देगा, ठीक है।
Even countries like USA, UK, etc., which were known as capitalistic countries, they are also today mixed economies only, right? तो सही भाषा में अगर देखें ना तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसे सिंपल एक एरो बना सकते हैं जो दोनों एंड पे जा रहे हैं, राइट? एक एक्सट्रीम पे आप क्या रखो, प्योर प्लान्ड रखो, प्योर प्लान्ड इकोनॉमी रखो, जिसका जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट कहीं ना कहीं कम्युनिज्म से आ रहा है, राइट? या हमारे पास सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से आ रहा है. सो ये हो गया हमारा सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक मॉडल ऑफ इकोनॉमी, सोशलिस्टिक मॉडल ऑफ इकोनॉमी. इसी को हम कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं ना, कि मतलब यहाँ पर एक सेंट्रल बॉडी है प्लान करने के लिए, और दूसरे एंड पर क्या है, मतलब राइट है ना, ये दिस इज राइट, और ये क्या है, लेफ्ट है, राइट? सो राइट फिलॉसफी क्या कह रही है कि प्योर मार्केट हो, प्योर कंपटीशन हो, मार्केट में आने दो, राइट? और बीच में कहीं ना कहीं हम देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी हमारा, वेयर वी विल फाइंड फीचर्स ऑफ बोथ ऑफ देम कंबाइंड, दोनों के फीचर्स को कंबाइन किया, राइट? अब इधर क्या आएगा, कैपिटलिस्ट लीनिंग. जैसे मैं बता रहा था आपको, यूएस, जापान, फ्रांस, स्वीडन, दीज आर ऑल कैपिटलिस्ट लीनिंग, राइट? और इधर वाली कंट्रीज, नॉर्थ कोरिया, चाइना, वेनेजुएला, राइट, ऑल ऑफ दीज आर लेफ्ट लीनिंग. और बीच में किसको रख दो, इंडिया को रख दो यहाँ पे, इंडिया इज राइट हेयर. तो हमारे को ओरिजिन मान लो, राइट? टेक इंडिया इज द ओरिजिन. हमारे कंपैरिजन में ऑल दीज कंट्रीज आर कैपिटलिस्ट लीनिंग, ऑल दीज नेशंस आर सोशलिस्ट लीनिंग. Okay, so guys, in UPSC civil services IAS exam we have not seen, right? But UPSC also prepares the question paper, prepares the paper for other exams also, like CDS, है ना, engineering services हो गया, आपका EPFO हो गया. तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, जहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी के फंडे को पूछा गया है. सो यू कैन रेफर टू दीज 2 क्वेश्चंस. ये CDS में पूछा गया और ये दूसरा इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में पूछा गया था. सो पूछा था मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी वेयर, है ना? और देखो कितना सिंपल है. पहले ऑप्शन में कह रहा है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इक्वली प्रमोटेड बाय द स्टेट. नहीं यार, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, वी हैव नॉट सीन समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, है ना? सेकंड कह रहा है देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर विद प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पब्लिक सेक्टर भी हो, प्राइवेट सेक्टर भी हो, है ना? यही आंसर है. फिर तीसरा देखो ऑप्शन, देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विद हैवी इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विद हैवी इंडस्ट्रीज, राइट? ये भी नहीं हो सकता यार, ऐसा भी हमने नहीं देखा. चौथा कह रहे हैं इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय मिलिट्री एज वेल एज सिविलियन रूलर्स. ऐसी तो नहीं हो रही है ना, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, राइट? तो इसको भी काट सकते हैं. सही मॉडल, सही मिक्स्ड इकोनॉमी अगर हम डिफाइन करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज नथिंग बट कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर्स अलॉन्ग विद प्राइवेट सेक्टर इटसेल्फ. सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी रिलेट्स टू. सो यहाँ पर देखिए कोएग्जिस्टेंस ऑफ रूरल सेक्टर एंड अर्बन सेक्टर, coexistence of public sector and private sector, coexistence of small sector and large sector, और फाइनल में दे रखा है coexistence of services sector and manufacture sector. आंसर क्या होगा? आंसर इज वेरी सिंपल अगेन, बी है coexistence of public sector, public and private. जहाँ पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंबाइन होकर मिले ना. अपनी इकॉनमी को याद रखना, सरकारी कंपनियां, निजी कंपनियां, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जहाँ ये दोनों मिले, दिस इज नथिंग बट मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल. सो गाइज, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, राइट? इसको ना हम नेचुरल फ्लो ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं, कि एक इकोनॉमी जो है वो किस प्रकार से ग्रो करेगी, राइट? इसको समझने के लिए लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट. सो लेट मी टेक ऑल ऑफ यू एंड लेट्स ऑल ऑफ अस गो टू सम आइलैंड. एक अलग डिस्टेंट जगह पे चलते हैं, है ना? और अभी आपके पास कोई आइडिया नहीं है ना, कि क्या है इकोनॉमी, क्या नहीं है इकोनॉमी. तो हम जब यहाँ जाके पहुँचे, राइट, हमारे पास क्या है, वी हैव नेचुरल रिसोर्सेज ऑल अराउंड आवरसेल्व्स एंड वी हैव आवर बेसिक नीड विच इज़ फूड. सबको ही खाना खाना है, सबको ही भूख लगेगी, राइट? पानी पीना है, तो हमें 2 चीज़ें चाहिए, वी नीड फूड, वी नीड वाटर, राइट? एंड इन ऑर्डर टू डू दिस व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई एंड डेजिग्नेट आउट, वी विल ट्राई एंड गिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ईच ऑफ अस, राइट, टू फाइंड फूड एंड वाटर, टू अरेंज फूड एंड वाटर, राइट? लेट्स से हमने अरेंज कर लिया सर, 4 दिन 5 दिन हमने जो है, जो भी ग्रो हो रहा था, पत्ते पेड़ पौधे सब खा के हमने कर लिया गुजारा, राइट? बट अब आप क्या कहोगे कि सर वी शुड हैव सम काइंड ऑफ प्रोसेस, कुछ तो प्रोसेस बनाए जिससे कि लगातार प्रोडक्शन होता रहे, है ना? हमें वैरायटी में ग्रेन मिलता रहे, राइट? हमारे पास एनिमल भी अगर चाहिए तो एनिमल के कंजम्पशन के लिए भी हमें बोवाइन एनिमल्स को जो है फार्म लैंड इस्टेब्लिश करना चाहिए, राइट? सो बेस्ड ऑन दिस व्हाट विल यू डू? हम क्या कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज एस्टैब्लिश कर रहे हैं वेयर देयर इज डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्स, है ना? हमने क्या किया, हमने लैंड डिमार्केट किया कि सर यहाँ पर
गेहूं की खेती होगी, यहाँ चावल की खेती होगी, यहाँ इस क्रॉप की होगी, यहाँ इस क्रॉप की होगी, यहाँ फ्रूट्स ग्रो करेंगे। सो ये क्या कर रहे हैं हम? वी आर बेसिकली ट्राइंग टू सेट अप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ directly dependent on natural resources, and this is nothing but the very first sector that originates. ये पहला सेक्टर है जो अपने आप में ओरिजिनेट करता है किसी भी इकोनॉमी में, इसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। सो प्राइमरी क्या है? प्राइमरी सेक्टर इज दैट सेक्टर, है ना, primary sector is that sector which will include all economic activities where there is direct use of natural resources in the economy। जहां पर directly use हो natural resources का, वो सभी sectors economy के क्या कहलाएंगे? they will be under clubbed under primary sector। जैसे कि example के तौर पर example हो गया आपका agriculture, forestry, fishing, horticulture, है ना, माइनिंग एक्टिविटीज, दे विल ऑल्सो बी क्लब्ड अंडर प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, एक बार हमने प्रोडक्शन करना शुरू किया, हमने फार्म बना लिया, हमने यहाँ पर सारे अलग अलग चीज़ों की खेती कर ली, वी हैव ग्रोन ऑल दीज क्रॉप्स, नाउ व्हाट सर? सेकेंडली व्हाट वी विल नाउ रिक्वायर इज वी विल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट वी हैव सरप्लस। हमारे पास ना गेहूँ ज़्यादा हो गया है। अब अगर गेहूँ ज़्यादा हो गया है, राइट, हमें रियलाइजेशन होगा दैट सम ऑफ दिस विल गो टू वेस्ट, ये तो ख़राब हो जाएगा। And if this will go to waste, we should find some process through which we should be able to store out in longer terms। इसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकें। तो हमें क्या करना होगा? We will try and take the output of primary, make it go through some particular process, कुछ प्रोसेस के थ्रू इसे लेके जाएं, राइट। एंड वंस वी टेक इट थ्रू दिस प्रोसेस, एक बार ये प्रोसेस के थ्रू हम लेके चले गए इसे, देन वट एवर वी डिराइव हेयर, मान लीजिए जो भी यहाँ पर हम डिराइव करेंगे, है ना, इनपुट डाला आउटपुट मिला, जो भी आउटपुट मिला इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। इसका मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने अपने घर में सबने पिकल बनते हुए देखा होगा, अचार बनते देखा होगा, वो बेस्ट एग्जांपल है इसका, है ना। हमने रियलाइज़ किया कि आम का सीज़न बहुत लिमिटेड है, आम का सीज़न लिमिटेड है, राइट। उस पर्टिकुलर सीज़न में हमारे घर में क्या होता है, कच्चे आम लाए जाते हैं, उसको जो है स्पाइसेस में, तेल में, ये सारे प्रिजर्वेटिव्स ही तो हैं, राइट। वी आर मेकिंग इट गो थ्रू अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के थ्रू लेके जा रहे हैं और क्या डिराइव कर रहे हैं, अचार मिल रहा है, राइट। वी आर गेटिंग पिकल हेयर। सो आप देख रहे हो कि आम अगर हम कच्चा रखते तो ख़राब हो जाता, लेकिन हमने उसका ही अचार बना दिया तो नहीं ख़राब हो रहा ना यार, साल साल तक खाते रहते हो आप आराम से, राइट। सो दिस इज़ नथिंग बट अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि हमने सरप्लस को लिया और सरप्लस से सेकेंडरी सेक्टर में गए, एक प्रोसेस के थ्रू लेके गए, राइट, और उससे जो आउटपुट डिराइव किया, इट हैज़ अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ नाउ, इट इज़ अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ नाउ, इट विल नॉट गो आउट एज वेस्ट, राइट। सो इसमें आपको याद ये रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट वट एवर इज गोइंग टू बी द आउटपुट ऑफ प्राइमरी, जो भी यहाँ का आउटपुट है वो यहाँ पर एक इनपुट की तरह से लिया जाता है, इनपुट की तरह से लिया जाता है, एक परमानेंट प्रोसेस के थ्रू लेके जाते हैं उसे, इंडस्ट्रियल प्रोसेस कह सकते हो आप इसे, मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हो, वट एवर यू वांट टू, एंड आफ्टर टेकिंग इट थ्रू दिस प्रोसेस, एक बार आप इस प्रोसेस से लेके चले गए इसे, राइट, दिस विल गिव यू एन आउटपुट, दिस विल गिव यू एन आउटपुट, एंड द आइडिया हियर इज वट एवर इज द आउटपुट, यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिल रहा है ना, ये आउटपुट से वापस इनपुट पर आना नामुमकिन है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम बैक टू द इनपुट, ठीक है, ये इसका हिंट है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम बैक टू द इनपुट फ्रॉम द आउटपुट। तो ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली यूजेज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी एज एन इनपुट, विल प्रोसेस इट, प्रोसेस दिस रॉ मटीरियल एंड विल गिव यू द फिनिश्ड गुड, द प्रोसेस्ड गुड, राइट, which is the output of secondary, and this sector itself is called as manufacturing sector, industrial sector, right। so आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो स्टील इंडस्ट्री का, तो स्टील इंडस्ट्री स्टील प्रोड्यूस कर रही है, आयरन एंड स्टील की माइनिंग करी, आयरन की माइनिंग करी, यहाँ से ना अलग अलग ओर्स निकाल लिए, माइनिंग करने के बाद उसे मान लीजिए जो भी प्रोसेस है गर्म करते हैं, है ना,
अलॉय बनाते हैं, जो भी बना रहे हैं, वो सारा प्रोसेस करने के बाद आपने क्या किया, फाइनल आउटपुट स्टील बना लिया। अब क्या स्टील से वापस लोहे पर जाना पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू गो बैक टू आयरन बैक फ्रॉम स्टील? नो सर। तो स्टील क्या हुआ, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ, इट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर सेकेंडरी। देन वी हैव टर्शरी। इसके बाद आता है हमारा टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर, नाउ व्हाट इज टर्शरी? टर्शरी विल इंक्लूड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। मतलब इसे सिंपल है तरीका याद रखने का, राइट? अगर हम चाहें कैसे याद रखें इसे, कि प्राइमरी और सेकेंडरी, राइट, दे विल प्रोड्यूस गुड्स। प्राइमरी, secondary, they will be used to produce goods, but tertiary will produce services. Tertiary will produce services, right? ये तो produce करता है goods जो कि हैं tangibles, which you can touch, you can feel, right? You can hold it in your hand and you can say that yes, this is a good, right? But services are intangibles. Services are intangibles. ठीक है? सो दिस विल इंक्लूड दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर सर्विसेज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। जैसे कि एग्जांपल के लिए बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। सो ऑल ऑफ दीज आर सर्विसेज। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, तो क्या आप एजुकेशन जो सिखाया जा रहा है उसको फील कर सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो? बट ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने आपको ऐसे दिया और एजुकेशन दे दी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, राइट? एजुकेशन क्या है? इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस विच यू आर एबल टू फील। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन, आप कैब में बैठ के जाते हो, कैब वाले को पैसे देते हो, कब देते हो? जब वो आपको आपकी डेस्टिनेशन पे छोड़ता है। तो आप जब ओरिजिन से चले, डेस्टिनेशन पे पहुंचे, आपने प्रोसेस फील करी, आपने फील किया कि आप चल रहे हो, मूव कर रहे हो, एंड यू हैव रीच्ड टू दैट प्लेस वेयर यू वांटेड टू ट्रैवल, राइट? वहाँ से मूव करने का ही तो पैसा दे रहे हो उसको, यस और नो? सो टर्शरी में सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है? प्राइमरी सेकेंडरी में गुड्स का लेवल का प्रोडक्शन होता है। ओके गाइज, सो नेक्स्ट जो हम सेक्टर देखने वाले हैं वो है क्वाटरनरी सेक्टर। सो क्वाटरनरी सेक्टर क्या है? क्वाटरनरी सेक्टर को हम नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नॉलेज सेक्टर, नॉलेज इकोनॉमी। नाउ दिस पर्टिकुलर सेक्टर रिप्रेजेंट्स द इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, है ना? अभी हाल ही के दिनों में, मतलब कुछ रिसेंट ईयर्स में ही हमने जो है इसको नाम दिया है और अलग से कैटेगराइजेशन किया है। वैसे टिपिकली कहें, सो क्वाटरनरी सेक्टर इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ सर्विसेज। इट इज अ पार्ट ऑफ सर्विसेज सेक्टर ओनली। सो मैंने जो आपको पिछले पढ़ाया अभी पीछे, टर्शरी सेक्टर उसी का पार्ट है लेकिन इसको अलग से कैटेगराइजेशन करने का एक खास मकसद है। मकसद ये है कि ये इंटेलेक्चुअल को डिनोट कर रहा है, नॉलेज पार्ट को डिनोट कर रहा है। अब आपको पता है कि हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर है ना? और सेकेंडरी सेक्टर जो है वहाँ पर हम कोशिश ये करेंगे दैट वी वांट टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ गुड्स, वी वांट टू ब्रिंग इन बेटर सेट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? एंड इन ऑर्डर टू एड दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इवन माई टर्शरी सेक्टर टू दैट एक्सटेंट, है ना, तो उस मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज या एनहांस कौन कराएगा? उस मैन्युफैक्चरिंग को एनहांस करने के लिए टेक्नोलॉजी आ जाएगी, नॉलेज आ जाएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाएगा, है ना? सो ये वो पर्टिकुलर सेक्टर है, नॉलेज पार्ट है, जो सेकेंडरी की जो आउटपुट है उसको और एनहांस, उसको और बेटर बना सकता है ना? जैसे सर्विसेज को एक अपने आप में एक्सपीरियंस का शेप दे देगा, ठीक है? सो क्वाटरनरी सेक्टर रिप्रेजेंट्स द इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ द इकोनॉमी, इंटेलेक्चुअल साइड को रिप्रेजेंट करता है, आपको याद रखना है। एंड मेजरली कंप्राइजेज ऑफ सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी। सो ये सभी सेक्टर्स इसका जो है पार्ट होंगे। नेक्स्ट सेक्टर दैट वी हैव हियर इज योर क्विनरी सेक्टर। नाउ क्विनरी इज अगेन एन एक्सटेंशन, आई वुड से। अभी रिसेंटली, मतलब कुछ हाल ही के टाइम में ही हमें जो है क्विनरी सेक्टर का क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। सो क्विनरी सेक्टर और क्वाटरनरी दोनों ही सेक्टर्स बहुत रिसेंटली एडअप किए गए हैं एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड सम काइंड ऑफ ओवरलैप बिटवीन देम। आपको कहीं ना कुछ ओवरलैप ज़रूर मिलेगा, है ना? जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि रिसर्च यहाँ पर भी पार्ट है, राइट? मे बी एजुकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट हेयर। सो यू विल फाइंड दैट देर आर ओवरलैप बिटवीन सेक्टर्स। तो यहाँ पर आप कीवर्ड्स पे फोकस करिएगा, राइट? सो क्विनरी सेक्टर इज दैट सेक्टर वेयर वी विल डेफिनेटली फाइंड सम डिसीजन मेकिंग बीइंग डन। और डिसीजन मेकिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पर्टिकुलर सेक्टर का,
है ना. सो क्विनरी सेक्टर रिप्रेजेंट्स दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी वेयर डिसीजन मेकिंग टेक्स प्लेस. ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है ना. अब हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग जो है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हो रहा हो सकता है कि ये नॉन प्रॉफिटेबिलिटी हो, मतलब ये गवर्नमेंट रन हो पूरा का पूरा वेंचर और यहाँ पर डिसीजन मेकिंग हो रही है, राइट. और ये एक पर्टिकुलर शेप दे रही है, आकार दे रही है आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी जो है किस डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है. सो इट विल इंक्लूड सेक्टर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च एंड अदर government run businesses that are not intended to generate profit also, है ना. अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहें तो ज़रूरी है कि प्रॉफिट जनरेट ही करेगा. सरकार की जो एक्टिविटीज़ हैं, है ना, जैसे मान लीजिए ब्यूरोक्रेसी को अपॉइंट कर रहा है, IAS ऑफिसर्स आ रहे हैं. अब ये मान लीजिए हमारे आने वाले समय में पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है डिज़ाइन कर रहे हैं. मान लीजिए नेशनल वाटर पॉलिसी बन रही है. सो वाटर पॉलिसी में किस पर्टिकुलर सेक्टर में कितना रिसोर्स एलोकेट किया जाए, कितना वाटर एलोकेट किया जाए, ये अपने आप में डिसीजन मेकिंग का एस्पेक्ट है. सो मैं कह सकता हूं दैट दिस रिप्रेजेंट्स द क्विनरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है. सो अंडर क्विनरी इटसेल्फ, राइट, क्विनरी सेक्टर में जब ये हमारे पास ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, सो विद रिस्पेक्ट टू दैट डिसीजन मेकिंग व्हाट डू वी फाइंड दैट दे विल मेजरली कॉन्सेंट्रेट अपॉन प्रोडक्शन एस्पेक्ट. प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए डिसीजंस लेंगे. रीऑर्गेनाइजेशन पर फोकस रहेगा, है ना. इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज एज वेल एज इंटरप्रिटेशन ऑफ यूज एंड इवैल्यूएशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज दैट कैन अगेन हेल्प अस विद रिस्पेक्ट टू एनहांसिंग द प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, है ना. किस तरीके से मार्केट में जो है कमोडिटी को या सर्विस को कैसे एनहांस किया जाए, राइट, सो दैट इट इज़ एबल टू मेक दैट डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ द पीपल. सो उस पर ये काम करते हैं, राइट. अब इसमें सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को रख सकते हैं. ऑल दी सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स दैट विल टेक डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू देयर कंपनी, विद रिस्पेक्ट टू द सेक्टर इटसेल्फ. हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिसर्च साइंटिस्ट्स, फाइनेंशियल लीगल कंसल्टेंट्स, ऑल दे आर पार्ट ऑफ क्विनरी सेक्टर इटसेल्फ. सो अब हम क्या देख रहे हैं, वी आर डेफिनेटली विटनेसिंग अ लैप हेयर, ओवरलैप बिटवीन क्वार्टरनरी एंड क्विनरी, है ना. दोनों ओवरलैप दिख रहा है, कुछ कॉमन सेक्शन दिख रहा है, एंड बोथ ऑफ देम दे आर पार्ट ऑफ इटसेल्फ टर्शरी ऑल्सो, है ना. तो दोनों ही अपने आप में क्या है, टर्शरी का पार्ट भी हैं. सो आप कह सकते हैं कि टर्शरी कोई फर्दर सेगमेंट हमने जो है डिवाइड कर दिया, कैटेगराइज कर दिया. वी हैव सब कैटेगराइज टर्शरी इनटू क्वार्टरनरी एंड क्विनरी सेक्टर इटसेल्फ. नेक्स्ट लेट्स ट्राई एंड लुक एट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ इंडियाज सेक्टर इन इंडियाज आउटपुट इटसेल्फ, है ना. हम सिंपली यहाँ पर एक्सरसाइज में क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू सी दैट इफ लेट्स से ₹100 वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड इन आर इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी में 100 रुपये वस्तु की, 100 रुपये कीमत की वस्तु और सेवाएं जो है अगर प्रोड्यूस की जा रही है, सो इन दैट 100 हाउ मच कॉन्ट्रीब्यूशन विल कम फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड. ये मेजर पहला है. सेकेंड इज योर इंडस्ट्री. थर्ड मेजरली इज योर सर्विसेज. ठीक है. और फिर इसमें हमने सब कैटेगराइजेशन कर रखा है. सब कैटेगराइजेशन इज इन द फॉर्म ऑफ माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन. ऑल दीज 4 दे आर पार्ट ऑफ इंडस्ट्री इटसेल्फ. याद रखिएगा ये कैटेगराइजेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ही किया जाता है, राइट. और ये जो सोर्स है इस डेटा की, दैट इज योर इकोनॉमिक सर्वे. इकोनॉमिक सर्वे ने ये डेटा पब्लिश किया है और इकोनॉमिक सर्वे ने डेटा कहाँ से पिक किया है, फ्रॉम योर NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, व्हिच केम इन 2019 आफ्टर द मर्जर ऑफ NSSO एंड CSO. ठीक है. फिर अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में हमारे पास आ रहा है ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग एटसेट्रा. Then we have financial, real estate and professional services, and last we have public administration, defense and other services. ठीक है. अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कॉलम वाइज हमारे पास डेटा तो है, लेकिन ये 3 तरह के नंबर्स हैं. ठीक है. तो परेशान नहीं होना 3 तरह के नंबर्स कैसे हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आर दीज 3 सेट ऑफ नंबर्स. सो the very first set of numbers that you see here, right, this is written 2019 to 2020. फर्स्ट RE का मतलब है रिवाइज्ड एस्टिमेट. RE जब हम लिख रहे हैं, when we are writing RE means revised estimates. RE stands for revised estimates.
ठीक है जी। सेकेंड को अगर हम देखें पीई, पीई मीन्स प्रोविजनल एस्टिमेट्स, पीई मीन्स प्रोविजनल एस्टिमेट्स। प्रोविजनल एस्टिमेट्स। तीसरा अगर हम देखें फर्स्ट एई, एई का मतलब एडवांस एस्टिमेट्स, कि मतलब अभी साल शुरू हुआ है ना, हमने अभी तक साल में है और उसका हम पहला एडवांस, पहले में ही हम जाके जो है साल खत्म होने से पहले ही उसको एस्टिमेट्स निकाल रहे हैं उसके। सो एई स्टैंड्स फॉर एडवांस एस्टिमेट्स, एडवांस एस्टिमेट्स, एडवांस एस्टिमेट्स। सो ये तीन तरह के एस्टिमेट्स हम देख पा रहे हैं, है ना। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो कि भाई ये जो डेटा पिक किया गया है ये दिसंबर के महीने में इकोनॉमिक सर्वे ने पिक किया होगा, दिसंबर ऑफ 2021। नाउ दिसंबर ऑफ 2021 में, राइट, दिस ईयर इज ओवर, 2019-20 तो खत्म हो चुका है साल, ठीक। तो इसके लिए तो पहला रिवाइज एस्टिमेट दे दिया कि भाई पिछली बार जो हमने एस्टिमेट दिए थे उसमें ये अब नया रिवीजन हम कर रहे हैं, वी आर मेकिंग दीज चेंजेस टू दैट डेटा। इसके लिए प्रोविजनल डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है, कि ये पर्टिकुलरली डेटा हो सकता है। सो 2020-21 के लिए, राइट। और फिर 2021-22 द फाइनेंशियल ईयर इन विच वी आर सिटिंग, विच इज नॉट येट ओवर। दिसंबर के महीने में तो खत्म नहीं हुआ क्योंकि 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। सो दिसंबर के महीने तक खत्म नहीं हुआ है साल अभी, राइट। तो उसके लिए एडवांस एस्टिमेट दे दिया, ठीक है। सो मेजरली यू कैन कॉन्सेंट्रेट योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं कि फ्यूचरिस्टिक टाइम में, आने वाले समय में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में ये नंबर्स होने की संभावना है। पीछे पास्ट ये हो गया, सो दिस इज पास्ट, दिस इज प्रेजेंट एंड दिस इज नथिंग बट फ्यूचर इटसेल्फ, ठीक है ना। सो तीनों चीजों का डेटा हमें एक जगह पे मिल रहा है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नाउ व्हाट डू यू सी? You see that out of total 100 rupees that is added into Indian economy, we find agriculture is contributing close to 20.2. Fluctuation अगर आप देखो तो ये 18.4 है, 18.8 है, राइट। सो 18 से लेके 20 के बीच में GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, वो भी कौन सा? नॉमिनल GVA. We'll talk about this in our next unit where we will talk about national income accounting. Don't worry about that. बट अभी आपको ये समझना है कि 100 रुपीज़ जो ऐड किया जा रहा है उसमें से 18 to 20 जो ऐड होता है दैट इज डन बाय एग्रीकल्चर एंड अलाइड। अलाइड सेक्टर्स कौन से हैं? अलाइड सेक्टर्स विल कंप्राइज ऑफ पोल्ट्री, कैटल रियरिंग, राइट, फिशरीज आ गए इसमें सारा का सारा हमारा। सो जो भी हॉर्टिकल्चर आ गया, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ना, जो आप देखते हैं एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जितना भी है वो सारा अलाइड सेक्टर्स के अंदर आएगा। सो अगर मैं रफली डिवीजन भी मानूँ ना, 20 भी ले लूँ, इवन इफ आई टेक इट टू बी 20 दैट इज बीइंग एडेड, यू विल फाइंड क्लोज टू 3 to 4 रुपीज़ और 3 to 4% इज एडेड बाय अलाइड हेयर, द रिमेनिंग इज एडेड बाय एग्रीकल्चर। तो आप 14 to 15% ले सकते हैं एग्रीकल्चर यहाँ पे, बाकी बचा हुआ अलाइड सेक्टर्स जनरली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। इंडस्ट्री की अगर हम बात कर लें, ना, तो यहाँ पर नंबर में अगर लेना चाहूँ एक रफली याद रखने के लिए एक एस्टिमेट के तौर पे, सो आई कैन रिमेंबर 19% एज माई रफ एस्टिमेट कि भाई रफली इतना आता है। तो आप इसमें भी अगर आंसर लिख रहे हैं, इफ़ यू आर राइटिंग डाउन आंसर फॉर मेंस और इफ़ यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर, तो आप इतना याद रख सकते हैं 19 और फर्दर सब डिवाइड करके 15 and 4 कर लीजिए, ठीक है। 15 हमारा एग्रीकल्चर, 4% समवेयर अराउंड अलाइड सेक्टर्स। देन कम्स आर इंडस्ट्री सेक्टर। सो इंडस्ट्री में अगर हम ध्यान से देखें तो इंडस्ट्री में अप्रॉक्सीमेटली 25-26 के आसपास घूम रहा है। हाँ, सरकार कह रही है, अंदाज़ा है, वी वांट टू इंक्रीज इट टू 28.2, हम चाहते हैं कि ये बढ़ के 28 के आसपास हो जाए, ठीक। तो 25-26 नज़र आता है जनरली, 25-26 के आसपास यहाँ से कंट्रीब्यूशन नज़र आता है, राइट। एंड ओवरऑल इफ आई लुक एट सर्विसेज, आई फाइंड मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन in our economy actually comes from tertiary and services sector only. So tertiary और services sector से majority contribution हमें देखने को मिल रहा है। 54%, 100 में से 54 रुपए सर्विसेज सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है,
Out of 100 rupees, 54 comes from services. So services is rightly called as the driver of Indian economy, है ना. और काफ़ी लंबे समय से ये ट्रेंड हम देख पा रहे हैं, है ना. काफ़ी लंबे समय से, मतलब 21st सेंचुरी से शुरू हुआ है इंडिया के लिए तो, राइट. बट अब तो काफ़ी समय हो गया, एटलीस्ट मोर देन अ डेकेड नाउ. सो सिंस मोर देन अ डेकेड वी कैन सी दैट our services sector has been contributing the highest to India's output. Now what I would like you to do is I would like you guys to take a screenshot of this. ठीक है, नेक्स्ट ईयर जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो हम इसे फिर से अपडेट करेंगे डेटा को और देखेंगे कि ट्रेंड्स में चेंज क्या है. ठीक है. सो जनरली व्हेन यू फाइंड दोज क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स where they ask you that GDP of India is continuously increasing or agriculture sector's contribution has been continuously increasing in the past decade, तो generally इस तरह का डेटा पे हम रिलाई करते हैं. ठीक है. सो आई एम रिमूविंग ऑल ऑफ दिस. ठीक है. अब चाहें तो पहले इसके साथ ले लीजिए, रिवाइज एस्टिमेट, प्रोविजनल एस्टिमेट और एडवांस एस्टिमेट के साथ, और फिर एक बार प्लेन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. I will keep referring to this table again and again. Okay? मैं पूरे लेक्चर के दौरान, पूरे कोर्स के दौरान इस टेबल पर बार बार आपको लेके आता रहूँगा. सो आपके पास ये प्रेजेंट सेट में डेटा ज़रूर होना चाहिए कि प्रेजेंट सेट में भी डेटा क्या है. मेजरली पी ही हमें पता हो, पिछला पता हो पास्ट का, ताकि हम कंपेयर कर पाएँ. आगे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहने वाली है उसका आइडिया एडवांस एस्टिमेट से लग जाएगा. गाइज, नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी टॉकिंग अबाउट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? See, any economic activity will always require some basic components. किसी भी आर्थिक क्रिया को संपन्न करने के लिए हमें 4 बेसिक कंपोनेंट की आवश्यकता होगी. These 4 basic components themselves are called factors of production. इन्हीं 4 बेसिक कंपोनेंट्स को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का नाम देते हैं. मतलब प्रोडक्शन की क्रिया में लगने के लिए, राइट, किसी भी एंटरप्रेन्योर को, एंटरप्राइज को इन 4 चीज़ों की हमेशा आवश्यकता होगी. व्हाट आर दीज 4 थिंग्स? सो रिमेंबर, वी विल ऑलवेज रिक्वायर लैंड, ज़मीन की आवश्यकता होगी. सेकेंड, देर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर. थर्ड, देर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल. एंड फोर्थ रिक्वायरमेंट विल बी द एंटरप्राइज इटसेल्फ और एंटरप्रेन्योरशिप. सो एंटरप्राइज की आवश्यकता होगी. Now this is that entity which is going to take the initiative. ये वो व्यक्ति है या वो कंपनी है जो इनिशिएटिव ले रही है, जो चाह रही है प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना. ठीक है. सो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज टुगेदर दे आर कॉल्ड एज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. यू विल ऑलवेज रिक्वायर देम, है ना. अगर आप मान लीजिए कभी जिंदगी में कंपनी खोलते हैं, प्रोड्यूसर बनने का डिसाइड करते हैं, यू विल ऑलवेज रिक्वायर दीज 4. ठीक. नाउ एसोसिएटेड विद दीज 4 वी विल हैव 4 कॉस्ट एसोसिएटेड, राइट. मान लीजिए मैं एक प्रोड्यूसर हूं, आई वॉन्ट टू एंगेज इन टू प्रोडक्शन, देयर बाय आई विल रिक्वायर लैंड. नाउ इन ऑर्डर टू हैव लैंड आई नीड टू पे आउट द रेंट ऑफ द लैंड. मुझे क्या देना पड़ेगा? मुझे इसका किराया देना पड़ेगा. ठीक है. सो लैंड से जुड़ा हुआ क्या है? लैंड से जुड़ा हुआ है रेंट. सिमिलरली इफ आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन लेबर, लेबर से जुड़ा है हमारा वेजेस या सैलरी. Similarly, associated with capital, I have interest. And associated with enterprise, I have profit. And even, I mean, tomorrow, let's say today we are encountering profit. हो सकता है कल को ये लॉस की सिचुएशन बन जाए, है ना. सो प्रॉफिट भी हो सकता है, साथ साथ लॉस भी हो सकता है. प्रॉफिट भी हो सकता है, साथ साथ लॉस भी हो सकता है, राइट. दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, राइट. ओवरऑल प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है, होगा ही होगा, लेकिन आने वाले समय में लॉस भी हो सकता है, राइट. देयर कैन बी अ सिचुएशन ऑफ लॉस विच कैन अगेन बी ओवरकम बाय लेट्स से मेकिंग सम चेंजेस टू द प्रोडक्ट, बाय चेंजिंग द स्ट्रैटेजी टू मार्केट द प्रोडक्ट. ठीक है ना. सो इनको क्या कहते हैं? दीज 4 टुगेदर दे आर कॉल्ड एज फैक्टर कॉस्ट्स. फैक्टर कॉस्ट्स. लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है, देयर इज वन थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड हियर. ये कॉस्ट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, राइट? दिस इज अ कॉस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर हु इज ट्राइंग टू ब्रिंग
दीज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। भाई मैंने कंपनी खोली, मुझे चाहिए कंपनी में प्रोडक्शन करने के लिए ये 4 चीज़ें, ठीक। लेकिन जो व्यक्ति इन 4 चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा है ना, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी ज़मीन है, आई हैव टेकन द लैंड फ्रॉम यू ऑन रेंट, मैंने आपसे किराए पर ज़मीन ली है, तो मेरे लिए तो रेंट क्या हुआ, एक कॉस्ट हुई जो मैंने बेयर करी, इट इज़ अ कॉस्ट दैट आई हैव बेयर्ड। बट यही किराया जो मैंने आपको दिया, द रेंट, द सेम कंपोनेंट दैट आई हैव पेड यू इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू, आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बना। सिमिलरली लेट्स से आई हैव एम्प्लॉयड 10 लेबर इन माई फैक्ट्री, 10 मजदूरों को हमने काम पे लगाया, तो इन मजदूरों के लिए है ना, इनको जो वेजेस दी गई, इनके लिए क्या हुई, इनके लिए अगेन दिस इज अ सोर्स ऑफ इनकम। मेरे लिए एक कॉस्ट है क्योंकि मुझे ये पे करना पड़ रहा है, आई हैव टू बेयर इट, बट इफ यू लुक एट इट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम। सिमिलरली अगर हम कैपिटल की बात करें, लेट्स से आई हैव टेकन मनी फ्रॉम लेट्स से सम पर्टिकुलर बॉडी, किसी से हमने उधार ले लिया है ना, और अब हमें उसे इंटरेस्ट चुकाना है, आई हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट प्रिंसिपल अमाउंट। सो जो इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूँ दिस इज अ कॉस्ट फॉर मी, मेरे लिए तो एक बेयर करने वाली कॉस्ट बनी, लेकिन जिसको पे कर रहा हूँ उसके लिए क्या बनी, दैट फॉर हिम इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम इटसेल्फ। और ये जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है ये पूरी हमारी एंटरप्राइज, पूरी कंपनी के लिए क्या है, दिस इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर दैट कंपनी। यस और नो, फॉर द एंटरप्रेन्योर ऑल्सो दिस विल बी अ सोर्स ऑफ इनकम। प्रॉफिट होगा तभी तो जेब में रख पाएगा कुछ, तभी तो लेके जा पाएगा सैलरी, राइट। सो दिस इज फैक्टर कॉस्ट from the point of view of the enterprise, and it can also be factor income from the point of view of the people, those who are providing these factors of production। जो लोग, जो व्यक्ति ये factors of production provide कर रहे हैं उनके point of view से ये एक source of income बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा इनकम, इनकम will be rent, wages, interest or profit or loss। So factor cost and factor income are synonymous to each other। ये दो चीज़ें हैं ये आपस में synonymous हैं, they are synonymous to each other, ठीक है। हमें बस देखना होता है कि फैक्टर कॉस्ट किसके पर्सपेक्टिव से और इनकम किसके पर्सपेक्टिव से। सो बात सेम कंपोनेंट की हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम कंपोनेंट ऑफ मनी, वी जस्ट नीड टू चेंज द पॉइंट ऑफ व्यू हेयर। इसका मैं बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने जो है कैब बुक करी, सो यू हैव बुक्ड अ कैब टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, राइट। सो यू सिट इन द कैब, एट द एंड ऑफ योर जर्नी यू पे सम मनी टू द कैब ड्राइवर, गूगल पे करते हो, पेटीएम करते हो, कैश देते हो, जो भी आपका मैंने देते हो, ठीक। जो आप अमाउंट बेयर कर रहे हो वो क्या हुई आपके लिए, इट इज़ अ कॉस्ट फॉर यू, इट इज़ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, right? But that same component of money that you have paid is a source of income for the cab driver। कैब ड्राइवर के लिए वही पैसा सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा, ठीक है ना। तो इतना सिंपल सा समझना है इसे कि ट्रांजैक्शन है, यही कॉस्ट बनेगा, यही ट्रांजैक्शन हमारा इनकम बन जाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर एंटिटी। गाइज विल कंटिन्यू द रिमेनिंग टॉपिक्स इन द नेक्स्ट पार्ट।